हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइज टू 100 में, जहाँ पे आप सीख रहे हो अकाउंटेंसी। और जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, न्यूमेरिकल चैप्टर क्लास 11th के अकाउंट्स का, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसी में आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था और मैंने तब आपको बताया था कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिससे हमें लगेगा कि इन क्वेश्चन को करने से आप पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चन कर सकते हो, सभी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्ट किया है टीएस ग्रेवाल से ही, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास सभी में ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे जरूर कराते हैं जिससे क्या हो जाए कि बच्चे को आइडिया लग जाए कि ये ट्रांजैक्शन आएंगी तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, और साथ में हमें अच्छी तरीके से समझते हुए तो चल ही रहे हैं। अगर कुछ बुक के बाहर की भी कोई स्पेशल किसी ने ट्रांजैक्शन लिख के दे दी तो हम उसको इस तरीके से चुटकियों में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन को डील करना तो आ ही चुका होगा कि किस ट्रांजैक्शन को क्या सोचने का हमारा नजरिया है, किस तरीके से डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रखना है, या अकाउंटिंग इक्वेशन बोले तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करना है। ये हमको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास बुक होगी, आप बुक में से देखते चलना। टीएस ग्रेवाल सभी स्कूल्स ज्यादातर लगवाते हैं उसको, वरना तो आपकी स्क्रीन पे भी शो होता रहेगा वीडियो में। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ फॉलोइंग्स आपके पास 4 ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, इन 4 ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या कर लेना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना है, जो कि मैं पहले से ही बना के तैयार किया है जिससे टाइम कम लगे, वीडियो लंबी ना हो। अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डालेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हर बार पहले हेडिंग जरूर डलेगी, फिर सीरियल नंबर 1 2 3 4 डालने के लिए। ट्रांजैक्शंस क्या रीजन रहा, मतलब ट्रांजैक्शन आपको लिखनी होगी, और उसके सामने आपको फॉर्मूला इक्वेशन को लिखना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये नीचे का एक कॉलम हम साथ साथ इसलिए बना रहे हैं कि एसेट्स हमारे पास 2-4 होंगी, मतलब कैश हो सकता है, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से हम एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के चल देते हैं। आप चाहो तो इसको ना भी बनाओ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैश, बैंक, और बिना लाइन के उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर सकते हो। साथ में एक और बात याद रखना, एसेट्स लायबिलिटी क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, इसके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाली वीडियो जरूर देख लो। मैंने पिछली वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में डाला था, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारे पास, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000। हरीश ने बिजनेस की शुरुआत कैश में की। तो सबसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस की स्टार्टिंग कैश में कर दी। तो जैसे लास्ट क्लास में सोच रहे थे कि जब भी बिजनेस की स्टार्टिंग होगी तो आपको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से सोचना है कि बिजनेस के पास क्या आया। अगर एक बिजनेस की स्टार्टिंग हुई और एक मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी तो सेपरेट एंटिटी होती है। तो अगर मैं बिजनेस बन जाऊं और मुझे कोई पैसा दे रहा है, चाहे कोई वो मालिक ही हो, तो क्या मेरे पास पैसा आया या नहीं आया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में पैसा आया या नहीं आया। मैंने पिछले में एग्जांपल भी लिया था, एक बिजनेस बनाया था आपको चेयर वगैरह पे लिख के, ठीक है ना, वही वाली चीज है। तो आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन से भी बिजनेस में क्या आएगा, कैश तो आएगा। और कितने रुपए आएगा? 18,000 रुपीज। तो आपने कैश में कितने रुपए डाल दिए? 18,000, मतलब बिजनेस में कैश आ गया 18,000 रुपए। और साथ ही साथ अगर बिजनेस में कैश आया तो ये पैसा किसका है? मालिक का। और मालिक के पैसे को किस नाम से लिख के रखा जाता है? कैपिटल के नाम से। तो आपको सामने की तरफ राइट हैंड साइड में कैपिटल वाले में भी कॉलम में प्लस कर देना है 18,000। लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी आई है लेकिन लायबिलिटी का नाम लायबिलिटी नहीं कैपिटल लिखा जाएगा, क्योंकि मालिक का पैसा कैपिटल के नाम से लिखा जाता है और बाकी सभी बाहर वालों का पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम से लिखी जाती है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट पड़ा कैश पर और कैपिटल पर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सीरियल नंबर 2 लिख देना। हर 2 ट्रांजेक्शन को पूरे होने के बाद आप फिर उनकी टोटलिंग भी क्या करेंगे, जिससे टोटलिंग बड़ी ना हो जाए और दिक्कत ना आए। कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000 एंड 2,000। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, आपने सामान कैश पे भी खरीदा, आपने सामान उधारी पर भी खरीदा। आप मुझे बताओ, आप कभी सामान खरीदने जाओ किसी दुकान पे और आप कैश दो, मतलब जेब से पैसा निकाल के दो और बदले में कहो हमें सामान दे दो, तो वो आपको सामान देगा। और अगर आप जान पहचान वाला दुकान वाला है और आप जाके वहां से कहते हो हमें सामान दो, हम 2 महीने बाद पैसा देंगे, तो भी वो आपको सामान तो देगा। तो चाहे तो कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट पे खरीदो, सामान तो मिलेगा ही दोनों बारी में। और इस ट्रांजेक्शन में आपने सामान 5,000 और 2,000 मिला के टोटल कैश में प्लस
क्रेडिट पे आपने कितने रुपए का सामान खरीदा बच्चों? 7,000 रुपीज का। कैसे? आप यहां देखो, आपने 5,000 रुपीज बोला था हमें कैश में सामान खरीदना है, और 2,000 रुपीज का आपने बोला था क्रेडिट पे सामान खरीदना है। बताओ, दोनों मिला के गोडाउन में तो 7,000 का सामान लेकर आए ना बिजनेस में, तो इस वजह से आप स्टॉक में कितने रुपए लिखोगे? 7,000 रुपीज लिखोगे। लेकिन इस 7,000 रुपए के सामान को खरीदने के लिए, सामान को स्टॉक बोला करेंगे क्योंकि खरीद लिया है, अब बेचोगे नहीं तब तक वो आपके बिजनेस में स्टॉक नाम से या इन्वेंट्री नाम से लिखा रहेगा। तो आपने कहा 7,000 रुपीज का स्टॉक आ गया, लेकिन इस 7,000 रुपए के स्टॉक को खरीदने के लिए मैंने जेब से कितने रुपए कैश में खर्च किए हैं? 5,000। तो बताओ, जो मेरे पास 18,000 रुपए थे, क्या उसमें से 5,000 रुपए मेरे माइनस हो जाएंगे या नहीं होंगे? क्योंकि मैंने 5,000 रुपए खर्च किए हैं स्टॉक को खरीदने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए। तो मैंने कहा जो थोड़ी देर पहले 18,000 रुपए लिखे हुए थे उसमें से ब्रैकेट का मतलब माइनस, आप 5,000 रुपए कर दीजिए, क्योंकि आपके पास से कैश चला जाएगा। और साथ ही साथ आपने 2,000 रुपए का सामान उधार खरीदा। जब भी आप किसी से उधार सामान खरीदते हो तो आपके दिमाग में एक टेंशन बन जाती है कि अब ये पैसा लौटाना है फ्यूचर में। और हमने आपको सिखाया है जब जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी तब तब वो किस नाम से लिखी जाएगी? लाइबिलिटीज के नाम से लिखी जाएगी। तो मैं लाइबिलिटी में लिख देता हूं 2,000 रुपए, साथ में मैं यहां लिख दूंगा लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटी जब उधार सामान खरीदते हैं तो उसको टर्म होती है, अकाउंटिंग टर्म, जिसको क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो हमने कहा क्रेडिटर के नाम से 2,000 रुपीज रहेंगे। बच्चों चेक करते चलो कि LHS RHS बराबर चल रहा है। इधर -5 और +7, 7 में से 5 घटाओगे, इधर 2,000 है प्लस में, और सामने भी कितना लिखा हुआ है? 2,000। जब जब ये बराबर लिखा रहे तब तब समझ लो आप क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। अब जब क्योंकि हमारी 2 ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो मुझे इसको क्या करना होगा? टोटल करना पड़ेगा। और टोटल करके मैं नेट इफेक्ट बोल सकता हूं या फिर न्यू इक्वेशन बोल सकता हूं। मैंने कहा 18,000 रुपए कैश था, 5 मैंने खर्च कर दिया सामान खरीदने में, तो मेरे पास कैश अभी भी 13,000 बचा हुआ है। स्टॉक मेरे पास 7,000 का हो चुका है, बाहर वालों का उधार मेरे ऊपर 2,000 है, और मालिक का उधार मेरे पास अभी भी लाइबिलिटी 18,000 रुपीज है कैपिटल के नाम से। इन दोनों का टोटल 20 बन रहा है, इन दोनों का टोटल करोगे वो भी अभी भी 20 बन रहा है। ये हमेशा इक्वल चलते रहेंगे। उसके बाद इसी के लिए बोला जाता है ये इक्वेशन है, दोनों साइड बराबर चल रही है हमारी। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। बच्चों पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्ट ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सोल्ड कर दिया, बेच दिया सामान कैश में। समझो जरा, आपने 2,400 की कॉस्ट का सामान किसी बंदे को, जिसको भी आपने बेचा, उसको आपने 4,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो बच्चों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो आपका गोडाउन है, जहां पे आपका सामान रखा हुआ है, उस जगह पे से 2,400 का सामान आपके पास से गया या 4,000 रुपए का सामान आपके पास से गया? अगर 2,400 की कीमत का सामान आप किसी को 4,000 रुपए में, 4,000 रुपीज में सेल कर देते हो, तो आपके गोडाउन से 2,400 का सामान गया है या 4,000 का बेचा? तो आप कहोगे मेरा सामान भी 4,000 का गया है। बोलो क्या बोलोगे? कोई बताएगा? कमेंट में बताना। चलो ठीक है, अभी लिख देना रोक के वीडियो, उसके बाद फिर चेक करना कि सही बताया या नहीं बताया। 2,400 रुपीज की कीमत का सामान अगर 4,000 में बेचा तो मैं कहूंगा मेरे पास से सामान तो 2,400 का ही गया, क्योंकि आप खुद बताओ ना, आपके पास जितने रुपए का आप खरीद के लाते हो उसको आप क्या बोलते हो? कॉस्ट। ये चैप्टर नंबर हमने कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको, आप उसकी भी वीडियो चेक कर सकते हो, जहां पे हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी आप किसी चीज को एक्वायर करते हो उसके ऊपर जो अमाउंट स्पेंड करते हो वो आपकी कॉस्ट होती है। तो आपने अगर 2,400 रुपीज खर्च किए थे किसी सामान को खरीदने में, और उसको अगर आप 4,000 में किसी को फर्दर सेल कर देते हो, तो इसका मतलब आपके पास से तो 2,400 की ही चीज गई है, लेकिन बदले में वो आपको रुपए कितने दे के गई है? 4,000। यही तो बिजनेस होता है, आप कम पर खरीदते हो, ज्यादा पर बेचते हो, इन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है वो आपका फायदा होता है, और इसी प्रॉफिट के लिए तो आप बिजनेस कर रहे होते हो। तो इस वजह से 2,400 की चीज आपके पास से जाएगी, तो आप स्टॉक, जो थोड़ी देर पहले चीज खरीदी थी, स्टॉक खरीदा था, गुड्स खरीदा था, उसमें से 2,400 रुपीज माइनस कर दो कि मेरे पास से 2,400 रुपए का सामान चला गया। लेकिन बदले में ये मुझे रुपए कितने दे के गया? 4,000। तो देखो बच्चों, जहां मेरा कैश लिखा हुआ है 13 रह गया था मेरे पास, तो 18 था, 5 मैंने फिर सामान खरीदने में यूज कर लिया था, तो 13 बचा। अब मेरे पास 4,000 रुपए और आ गए, क्योंकि मैंने 24 का सामान 4,000 में बेच दिया। तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पे 1,600 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 2,400 की चीज 4,000 में बेच दी? तो ये जो 1,600 का प्रॉफिट होता है ना, ये सिर्फ वो प्रॉफिट होता है या ये वो अमाउंट होता है जिसका मालिक को बेसब्री से इंतजार होता है।
आप बताओ, आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक आपको लोन क्यों दे देता है? क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट की जरूरत होती है। बैंक यही तो सोचता रहता है, लोन दूंगा, 1 महीना पूरा होगा, मुझे ब्याज मिलेगा। आप किसी और थर्ड पार्टी से किसी का इन्वेस्ट कराते हो या किसी से और पैसा उधार लेते हो, तो वो भी ब्याज की वजह से आपको पैसा देता है और उसको ब्याज का इंतजार रहता है हर महीने। लेकिन जब भी कोई मालिक बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार होता है कि ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट कमा कर देगा। और ये वही घड़ी है आज, देखो ये वही समय है जब मैं 2400 की चीज 4000 में बेच के एक बिजनेस 1600 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस प्रॉफिट पे केवल और केवल किसका हक होगा? मालिक का हक होगा। तो इस वजह से मैं 1600 रुपीज किसको दे दूंगा? ओनर को दूंगा। और अगर मैं इस पैसे को ओनर को दूंगा तो इसका मतलब मैं ये पैसा कैपिटल में क्या कर दूंगा बच्चों? प्लस कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ फिर से एक न्यू इक्वेशन और एक नई इक्वेशन। मैंने अगर दो ट्रांजेक्शन लिख ली तो इसका मतलब मैं अब इसको क्या कर देता हूं, फिर से टोटल कर लेता हूं और रीजन में लिखूंगा मैं न्यू इक्वेशन बना रहा हूं दोबारा। मेरे पास कैश 17,000 हो चुका है, उसके अलावा मेरे पास स्टॉक 7,000 रुपए का था जिसमें से मैं 2400 रुपीज का स्टॉक बेच चुका हूं। तो मेरे पास जो अब बचा होगा वो अमाउंट रह गया होगा 4600 रुपीज। ये मेरे पास सामान अभी भी बचा हुआ है क्योंकि मेरे पास 7,000 का सामान था। साथ में मेरे पास 2,000 रुपीज के एज इट इज क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है और 19,600 मेरे पास अभी भी कैपिटल मतलब मालिक का पैसा। देखो 18,000 रुपए लगा के अब मालिक का पैसा बिजनेस में 19,600 हो चुका है क्योंकि रिसेंटली अभी हाल ही में एक मालिक ने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? 1600। मालिक ने इसलिए कमाया है क्योंकि उसके बिजनेस ने कमाया है और बिजनेस जब भी पैसा कमाएगा तो वो मालिक को ही भेजता रहेगा, इसलिए पैसा लगाया भी गया था। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है रेंट पेड ₹1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, दो दो बातें लिखी हुई हैं एक ही पॉइंट में, मतलब एक तरीके से दो ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं। आपने कुछ रेंट पेड भी किया है जिसका अमाउंट बच्चों यहां पे 2000 लिखा हुआ है, सॉरी 1000 रुपीज तो आपने रेंट पे कर दिया और 200 रुपीज का रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है बकाया। देखो इधर 1000 रुपीज तो आपने पे कर दिए और 200 रुपीज अभी तक आपने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ये आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही रेंट हैं बच्चों। अगर आपने पे कर दिया रेंट तो रेंट तो आपका एक्सपेंस होता है ना, जो आपको हर मंथ पे करना होता है और फिर अकाउंटिंग करते वक्त एनुअल का अमाउंट भी लिखा जाता है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए रेंट देते हो तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सीधा 60,000 रेंट लिख दिया जाता है क्योंकि हम एनुअल बेसिस 12 मंथ की अकाउंटिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशन वाले चैप्टर में मैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में पढ़ाया था मैंने बच्चों आपको। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि 1,000 रुपए आपने रेंट पे कर दिया और 200 नहीं पे किया। पे कर दिया या पे ना किया हो, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही रहेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते मैंने पे नहीं किया तो ये मेरा खर्चा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्यूशंस जाते हो, आप स्कूल जाते हो, किसी मंथ आपके घर वालों ने कहा इस महीने घर का बजट थोड़ा डाउन चला गया है, इस महीने हम आपकी फीस जमा नहीं करेंगे। आप स्कूल में ट्यूशन में बोल देना कि फीस नेक्स्ट मंथ आएगी। तो क्या आप ये कह सकते हो कि वो इस महीने का खर्चा नहीं है, अब वो अगले महीने की फीस है? नहीं बोलोगे ना, अगले महीने की फीस अगले महीने की एक और जुड़ जाएगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस मंथ का या जिस टाइम पीरियड का एक्सपेंस होता है वो उसी टाइम पे किया जाए या ना किया जाए, माना तो खर्चा या एक्सपेंस ही जाएगा। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक एजम्पशन पढ़ते हैं, एक्रूअल एजम्पशन। इसके लिए हम चैप्टर भी पढ़ते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पढ़ाते हैं। उसमें सिखाया जाता है बच्चों को कि चाहे आपने एक्सपेंडिचर कर दिया हो, मतलब आपने एक्सपेंस पे कर दिया हो, या अभी येट टू पेड है लेकिन आपने सर्विस ले ली है, तो आपका एक्सपेंस है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपने 1000 रुपीज का रेंट पे कर दिया, 200 का रेंट पे नहीं किया, उसके बावजूद भी एक्सपेंस तो 1200 का ही है, मतलब 1200 रुपए का रेंट जमा करना था तुमको, 1000 तुम कर चुके हो, 200 अभी तक तुमने जमा नहीं किए तो भी खर्चा तो खर्चा ही होता है। बात आती है अगली, अगर ये 1200 रुपीज का एक्सपेंस है तो इसका मतलब खर्चे का सीधा सीधा बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? ओनर के ऊपर पड़ता है। और ओनर के ऊपर पड़ता है तो आप ओनर के अकाउंट में से 1200 रुपीज माइनस कर देना। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि एक्सपेंस होगा तो मालिक के अकाउंट से क्यों काटे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंस मालिक के अकाउंट से क्यों काटा जाता है। एक चीज तो मानते हो ना, अगर प्रॉफिट हुआ तो किसको पे किया जाएगा? मालिक को अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि मालिक को ही रिटर्न में प्रॉफिट दिया जाता है। और अगर लॉस होता तो मालिक के अकाउंट से काट देते। लॉस को क्यों काटते? क्योंकि अगर प्रॉफिट वो लेगा तो उसने पैसा लगा के रिस्क भी तो लिया है, तो पैसा कटना भी उसी का है।
अब बात आती है कि एक्सपेंस आप क्यों माइनस कर रहे हो। तो बच्चों अगर मैं आपको अभी डायरेक्ट बोलूं, एक्सपेंस और कुछ नहीं, एक तरीके का लॉस ही होता है। जैसे समझो जरा, फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर आपको पता हो या ना पता हो, एक P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो आप, मान लो ऐसा। इधर की तरफ एक्सपेंस लिख रहा हूं, इधर की तरफ इनकम लिख रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा मेरा जो रेंट नाम का एक्सपेंस था ना, एक्सपेंस और इनकम का कंपैरिजन करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, ठीक है। मैंने कहा मेरा खर्चा 1200 रुपए का हुआ, मान लो सिर्फ 1200 का, क्योंकि अभी मुझे 1200 ही पता चला है, 1000 मैंने दे दिए, 200 मैंने नहीं दिए, दोनों ही मेरे एक्सपेंस है। इनकम के नाम पे मुझे अभी कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने सिर्फ रेंट पे किया है, अभी मैंने ना सामान बेचा है, मैं सिर्फ 1 महीने उसको यूज किया है मैंने उस जगह को, और मैंने 1200 रुपए जमा किया है। मैं कहता हूं बताओ अकाउंटिंग कर दो, अभी 1 महीने की अकाउंटिंग करके देख लो, मान लो फायदा नुकसान चेक करते, तो सिर्फ जेब से पैसा गया गया है, आया कुछ नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे लॉस हुआ 1200 रुपए का? अब भी कहोगे हाँ हुआ, जेब से तुमने पैसा खर्च किया और खर्च करके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब आपको तो नुकसान हुआ 1200 रुपए का। और अगर ये 1200 रुपीज का लॉस है, तो क्या ये लॉस मालिक को झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लिया है उसने। इसका मतलब मैं कैपिटल, मालिक का पैसा कैपिटल होता है, तो मालिक से पैसा काटना मतलब उसकी कैपिटल को कम कर दो, मालिक को पैसा देना मतलब उसकी कैपिटल में ऐड कर दो। तो मैंने कहा एक्सपेंस और कुछ नहीं, घूम फिर के लॉस का ही पार्ट बन जाते हैं, मतलब घूम फिर के प्रॉफिट को या तो कम कर रहे होते हैं, या फिर लॉस होता है तो लॉस को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस वजह से बच्चों जब भी आपके पास कोई भी एक्सपेंस आए या कोई भी लॉस आए, वो मालिक को माइनस ही करना पड़ता है, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, डेप्रिसिएशन हो, बैड डेट हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेंस एक्सपेंसेस होते हैं। और एक्सपेंस क्या करते हैं, हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो मैंने कैपिटल में से 1200 रुपीज माइनस कर दिया, ओके डन। लेकिन अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी थोड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि 1000 रुपए का तो मैंने कैश में पे कर रखा है ना पहले से ही, 1000 रुपीज तो मैं ऑलरेडी पेड कर चुका हूं। तो मैंने कहा क्या 1000 रुपए से मेरा कैश कम नहीं होना चाहिए, तो 1000 रुपीज तो कैश में से कम करोगे। लेकिन जो 200 रुपए मेरा खर्चा तो है, लेकिन मैंने अभी तक जमा नहीं किया, तो क्या मुझे चैन की नींद आएगी? बच्चों आपने बिजली का इस्तेमाल कर लिया, 1 महीने की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने जमा नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है एक तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे करते हो, उस एक्सपेंस को आपने पे नहीं किया। तो आप हर दिन जब सोओगे तो आप ये सोचोगे आज बंद ना हो जाए, आज पंखा बंद ना हो जाए, चैन की नींद नहीं आएगी। इसका मतलब जब तक चैन की नींद ना आए आपको टेंशन हो रही है, और टेंशन हो रही है बोले तो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मैं 200 रुपए लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड करूंगा, और मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ये लाइबिलिटी है, बाहर वालों का पैसा मेरे पे उधार हो गया है, ओके। तो अब जरा चेक करें दोनों तरफ इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो चेक करते हैं। 1000 रुपीज नेगेटिव, और 1200 में से 200 माइनस करोगे तो यहां पे भी 1000 रुपीज नेगेटिव। जैसे ही मुझे दोनों तरफ इक्वल दिख जाता है, मैं कहता हूं चलो जी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बढ़िया चल रही है, परफेक्ट। क्योंकि मेरी 4 ही ट्रांजेक्शन है, तो अब मैं इसको लास्ट इक्वेशन लिख सकता हूं। 17 में से 1000 रुपीज और खर्च हो गए, रेंट जमा कर दिया है मैंने, तो मेरे पास कैश 16 रह गया। मेरे पास स्टॉक में अभी भी 4600 रुपीज है। 2000 रुपये मैंने सामान उधार खरीदा था, जब 7 का खरीदा था 2 का उधार था। 200 रुपये मेरे ऊपर रेंट के चढ़ चुके हैं, और 1200 रुपये कट चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा टोटल 1200 का ही होना है। डबल एंट्री तो इसी तरीके से होती है ना बच्चों। तो आप इसमें से 18,400 लिख लोगे। अगर मैं इनका टोटल करके देखूं तो इधर का टोटल आ रहा है बच्चों 16 और 4 20,600, और अगर मैं इधर का टोटल करूं 18 और 2 20, 20,400, 20,400। और जैसे ही ये दोनों तो साइड आपको इक्वल नजर आए तो समझ लेना आपने क्वेश्चन क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आपको नेक्स्ट कोई सा क्वेश्चन अगर आपको कराना हो तो वो आप कमेंट में लिख देना, वरना तो मैं अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन छाट के लाऊंगा इसी चैप्टर के। 1-2 क्वेश्चन और बड़े वाले ही करेंगे, साथ में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दूंगा। फिर कुछ छोटे क्वेश्चंस की वीडियो बना लेंगे, 1 या 2 में छोटे क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इस चैप्टर को फिर समाप्त करेंगे। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय।